नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। जी हाँ। अब ये जो बात हो रही है राजा, किसान और नगर, ये क्या एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं है? हाँ। राजा, ऐसा क्या हो गया था कि राजा इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, किसानों ने कुछ ऐसा कर दिया कि रेवोल्यूशनरी चेंज आ गया। क्या हुआ ऐसा कि वो नगरीकरण की बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने नगरीकरण की बात की थी सिंधु सिविलाइजेशन की। इसीलिए इसको द्वितीय नगरीकरण या सेकंड अर्बनाइजेशन कहा गया। आइए हम जुड़ते हैं इस चैप्टर से और आज भी हम 10 मिनट या उसके आसपास में इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे पूरे को, और आपको बेहतर तरीके से समझ आए। तो ये हुआ क्या था 600 बीसीई के दौर में? कुछ परिवर्तन देखने को मिले, कुछ बदलाव देखने को मिले। ये वही दौर था जब लार्ज टेरिटोरियल क्षेत्र, जिसे कहते हैं ना कि बड़े भूक्षेत्र पर साम्राज्य बनने लगे। जन से जनपद बना, जनपद से महाजनपद बना। जो बहुत बड़े बड़े क्षेत्र थे, ज्यादातर वो जो नियंत्रित होते थे, कंट्रोल्ड थे, वो राजा से होते थे, मोनार्क से होते थे। हालांकि कुछ महाजनपद ऐसे भी थे जहां ओलिगार्किक कुछ लोगों का जो समूह होता था वो उन्हें नियंत्रित करता था। अब इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो कहां से मिलती है? वो मिलती है हमें बौद्ध धर्म के अगुंतर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से, जिसमें 16 महाजनपदों का विवरण दिया गया है। अगर आप देखें तो कौशल, अवंती, मल्ल, उज्जैन, मगध, ये सब के सब वो महाजनपद थे जो बड़े इंपॉर्टेंट थे। उनमें भी उनकी जो विशेषता थी, उसमें एक विशेषता ये थी कि वो एक कैपिटल सिटी बना रहे थे, अपनी एक राजधानी बनाना शुरू किया उन्होंने कहीं ना कहीं अपने जो बड़े क्षेत्र थे उसको फोर्टिफाइड करना शुरू किया, जिससे कि वो ये भी समझ पाए कि हाँ, जो उनकी जो जितने भी उनकी जो जनसंख्या थी, जितने उनकी जो प्रजा थी, उनको वो कंट्रोल इजीली कर सकते थे, क्योंकि वो एक लिमिटेड एरिया में थी। हालांकि माना वो एरिया बहुत बड़ा था, लेकिन फोर्टिफाइड करने के बाद वो थोड़ा सा कंट्रोल करना आसान हो चुका था। दूसरी बात ये होती है कि ये वही दौर था जब नॉर्थ इंडिया में कुछ अलग सा दिखाई दिया, और वो अलग सा था क्या? ये महाजनपद। इन महाजनपदा के अंदर भी एक, जैसे मैंने आपको बोला कि 16 महाजनपद है, उसमें उनमें से एक जो मगध था वो बड़े ही प्रोमिनेंट तरीके से आप देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा अपने इमरजेंस होता है उसका, और वो बाद में उसमें से मौर्य डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, ये सब मगध से ही आपको देखने को मिलते हैं। तो हुआ क्या था? ये वही दौर था जिसमें आप देखते हैं कि इसको द्वितीय नगरीकरण कहा गया, सेकंड अर्बनाइजेशन कहा गया। क्यों? क्योंकि वही दौर था जब गांव से, जब ग्रामीण एरिया से, जो ग्रामीण अंचलों से निकल के लोग शहरों की तरफ आने लगे। और शहरों की तरफ लोग कब आते हैं? शहरों की तरफ तब आते हैं लोग जब उनको काम धंधे जो होते हैं वो शहरों में मिलने लगते हैं, या गांव के अंदर जो भी अपॉर्चुनिटी होती हैं वो फुलफिल हो जाती हैं, सैचुरेटेड पॉइंट पे आ जाती हैं, और हमें बाहर एक्सप्लोर करना पड़ता है। बाहर ऐसा लगता है कि हाँ, बाहर ज्यादा उम्मीदें हैं, बाहर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। तो यही हुआ सेकेंड अर्बनाइजेशन में। उसके साथ साथ लोहे का प्रयोग जिसको कहा गया, जिसको आप देखोगे केटी सराव या बीपी साहू, या आप देखते हो आर एस शर्मा। हालांकि आर एस शर्मा ने तो यहां तक कहा कि जो लोहे की खोज थी या लोहे का प्रयोग जिस तरीके से इन लोगों ने किया, उसने ही इस नगरीकरण को हवा दी, या इस नगरीकरण के बनने का जो एक बड़ा एक कारण रहा वो था लोहा। उसके साथ साथ नई सामाजिक व्यवस्था बनने का कारण भी क्या बना? लोहा। इन सब में हम बात करते हैं सबसे पहले मगध की, क्योंकि यहां मगध के बारे में बात थोड़ी सी ज्यादा हुई है इस पूरे चैप्टर में। अब मगध एक ऐसा क्षेत्र था जो कि भौगोलिक रूप से, ज्योग्राफिकल अगर उसका एरिया देखोगे आप, तो जो वो अभी वर्तमान में अगर आप देखते हैं तो बिहार में स्थित है। उसमें एक तरफ से सोन रिवर जाती है, दूसरी तरफ से गंगा रिवर जा रही है। अगर आप देखोगे पश्चिम साइड से तो सोन रिवर जा रही है, नॉर्थ साइड से देखोगे तो गंगा रिवर निकल रही है वहां से। अगर आप दक्षिण से देखोगे तो वहां पहाड़ी देखेंगे आप, पारसनाथ की पहाड़ी आप वहां देखेंगे। तो मतलब वो एक ऐसा जोन है जहां पर दो तरफ से पहाड़ियां और दो तरफ से रिवर्स जो नदियां होती हैं वो जा रही हैं। इस तरीके से वो कहीं ना कहीं अजय बना, वो अपराजय बना। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा आसान नहीं है कहीं पे हम अटैक करने जा रहे हैं और उस पूरी पहाड़ी को क्रॉस करके अटैक करेंगे या उस रिवर को क्रॉस करके करेंगे, तो वो पहली तो मुश्किल तो यहीं आ गई थी। उसके बाद ये जो बढ़ी हुई जनसंख्या थी, इसने लोहे का जो प्रयोग कैसे किया? इन्होंने जो कुल्हाड़ी का जो इन्वेंशन किया, जो कुल्हाड़ी बनाई, उससे इन्होंने जंगलों को काटा। जंगलों को काटने के बाद जब वो मैदान बने वहां पर इन्होंने खेती करी,
और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो रिवर्स थी, जो कि वो जो जल संसाधन था वो प्रचुर मात्रा में था, है ना। उसके साथ साथ एक बड़ी उपजाऊ फर्टाइल लैंड था, जिसने इतना सरप्लस किया कि हाँ, हमारे पास अब इस बात की हम इस बात के लिए निश्चिंत हो गए, जो वहां के मोनार्क थे, जो राजा थे, कि हमें कम से कम इस बात की तो चिंता नहीं है कि हमारी जो प्रजा है या खाएगी क्या। अब उसके बाद हम दूसरी चीजों को देख सकते हैं। ट्रेड के ऊपर उन्होंने अच्छे से काम किया, उसके साथ साथ तलवारें भी बनाई उन्हीं लोहे से, और दूसरे जनपद जो महाजनपद थे या दूसरे भी क्षेत्र थे, उनसे उन्होंने विजय प्राप्त करी। तो इसके साथ साथ ये मगध जो बड़ा ही प्रोमिनेंट तरीके से बढ़ता गया, और इस पूरे एरिया में जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा क्षेत्र था जो महाजनपदा वाला जो क्षेत्र था, इसमें एक चीज और देखने को मिली, क्योंकि यही वो दौर था जो ब्राह्मण और जैन धर्म बने, या आप कह सकते हैं कि ब्राह्मण और जैन धर्म के जो आंदोलन थे वो एक धर्म के रूप में स्थापित हो गए। और ये हुआ कैसे? क्योंकि इसी दौर के अंदर अब वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बन चुकी थी लेटर वैदिक पीरियड में, और उसने इतना ज्यादा शोषण किया था दूसरे जो भी जातियां थी, कहीं ना कहीं उसने अपनी हेजीमनी बनाई थी, एक सुपीरियोरिटी बनाई थी, और जो भेद था बड़े का और छोटे का, जो फ्यूडल मानसिकता थी, जो जिसे कहते हैं कि आप सामंती सोच थी, उसको इतना बढ़ा दिया था कि अछूत तक हो गए थे। और बाकी के दूसरे लोगों से उनकी भाषाएं, अपनी भाषा को, जो संस्कृत थी, ब्राह्मणों ने उसको बताया कि ये तो देवताओं की भाषा है, और बाकी आप तो मलेच्छ हो, और न जाने क्या क्या कहा। आप देखते हैं ना। उसके अलावा इन्होंने कहीं ना कहीं एक इस तरीके से शिकंजा कस लिया था कि अपना जिसे कहते हैं कि पाखंड में, उस ढोंगी पने में, उस पूरी जनता को, उस पूरे जो भी क्षेत्र के अंदर लोग रहते थे, वो कसमसा रहे थे, वो पीड़ित थे, वो परेशान थे, क्योंकि कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड तो धर्म से हो रहा था। वो राजा भी कहीं ना कहीं उस धर्म को ही इंपॉर्टेंस दे रहा था, और वो जो ब्राह्मणवाद था, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इस भेदभाव को बड़ा करने की, उसने कहीं कसर नहीं छोड़ी थी अपने आप को बड़ा और दूसरों को छोटा बताने की। इसी दौर के अंदर दो धर्म बने, जिनको जैन धर्म और बौद्ध धर्म कहा गया, जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि भगवती सूत्र, और इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो पहली बार पता चलता है 16 महाजनपद के बारे में, अंतरनिकाय निकाय में, है ना। अब ये इसी दौर के अंदर क्या हुआ, जब गांव के अंदर इतनी कसमसाहट हुई, तो लोगों ने, क्योंकि आयरन का हम प्रयोग करना शुरू कर दिया था, तो उसके साथ साथ अब लोहार भी बनने लगे, अब दूसरी धातुओं का भी प्रयोग और बेहतर तरीके से होने लगा, और भी उनसे फिर बढ़ई का काम होने लगा, तो बढ़ई वहां पर भी आपका लोहा यूज होता है, आयरन स्मिथ में जो भी है। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं अब हमें ऐसा लगा कि जो अब व्यवसाय है, जो कि अब जो काम है, वो एग्रीकल्चरल लैंड के बाहर भी हो सकता है। तो लोगों ने क्या किया, गांवों को छोड़कर, क्योंकि जो ब्राह्मणवाद की जो जटिलता थी, जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, उससे बचने के लिए वो शहरों की तरफ गए। और क्योंकि शहरों के अंदर इतना ज्यादा भेदभाव नहीं है जितना कि गांवों में था, क्योंकि मैं आपसे कहता हूं 1936 में लिखा गया गोदान, जो प्रेमचंद ने लिखा है, आप उसके अंदर देख सकते हैं कि वो 20th सेंचुरी में कितना भेदभाव था। 1948 में फणीश्वर नाथ रेणु ने जो लिखा मैला आंचल, उसके अंदर कितना जबरदस्त आप देखते हैं कि मतलब जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है आपको। आज भी अगर मैं आपकी बात करूं, अभी एक यूजीसी बिल आया, और उसके अंदर जो मुट्ठी भर जो लोग हैं, उन्होंने इतना ज्यादा विरोध किया, और ये सब कुछ भूलकर, यहाँ तक कि हालांकि ऐसे ऐसे वक्तव्य है कि मुझे नहीं पता कि मेरे फोर फादर्स ने क्या किया था, लेकिन मेरे बच्चों के साथ ये नहीं होगा, जबकि वो बिल केवल इसलिए आया था, वो शोषण के विरुद्ध आया था। मतलब इनकी मानसिकता नजर आई कि आप ये भी नहीं चाहते कि आपके शोषण के खिलाफ अगर एक कमेटी के अंदर जांच हो, आप ये भी नहीं चाहते। और आपने देखा कि उस बिल को बदलवा दिया गया, स्टे हो गया सुप्रीम कोर्ट से। तो ये वो मानसिकता 21st सेंचुरी में आप देख सकते हो कि जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी बड़े बड़े, आप पूरे भारत में देख लो, सभी पर एक वर्ण का कब्जा है, और उसी वर्ण ने आज तक वो अपनी सुप्रीमेसी दिखाता है, आज तक। और मैं आपसे कहता हूं कि हम मानते हैं कि गांव में जातिवाद ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं कि शहरों में नहीं है। शहरों में भी आपके नाम पूछने के बाद आपसे पूछते हैं आपका नाम क्या है, राहुल। अच्छा, पूरा नाम क्या है? अच्छा, पापा का नाम क्या है? तो ये जातिवाद की जो जड़ें हैं, और उसके बाद जो उनका जो व्यवहार चेंज होता है, या डिपेंड करता है कि आप कौन से जाति से संबंधित हो, आज भी होता है, आज भी हो रहा है। तो आप ये सोच सकते हैं 600 BCE में क्या रहा होगा,
उस कसमसाहट ने उनको नगरीकरण करने पर मजबूर किया और फिर वो आए। जब उन्हें समझ आया कि ऐसे भी दो धर्म हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जो केवल संस्कृत की पवित्रता की बात नहीं करते, केवल एक ही भाषा संस्कृत है और वही देवों की भाषा है और बाकी दूसरी भाषा कोई है ही नहीं। वो अपने उपदेश एक ऐसे संत हुए जिन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि जो उपदेश हो वो संस्कृत में ही हो, पाली और प्राकृत में भी हो सकते हैं, जो कि वो उन जनमानस की भाषा थी। जब उनको लगा कि हमारी भाषा के अंदर हम जानते हैं कि ईश्वर हमसे क्या चाहता है, हम जानते हैं कि हाँ ये उन कर्मकांड, उनको जो ढोंग, जो पाखंड था, उनसे तो बहुत दूर की बात है। ईश्वर तो वो बात ही नहीं करता है। ईश्वर की अगर हम बात करें या जीवन की बात करें, वो तो मिडिल पाथ की बात करते हैं जो बौद्ध बताते हैं, वो त्रिपिटक की बात करते हैं, है ना। तब समझ आया कि हाँ ये जो ढोंग है इनसे हम निकल सकते हैं और एक ऐसे धरातल पर आ सकते हैं जो समानता की बात करता है, जो व्यवसायों के अंदर बांधता नहीं है आपको, जो ये नहीं कहता कि आपका ये व्यवसाय है तो आप यही करोगे, जो नए व्यवसाय के लिए भी आपको छूट देता है। उसके बाद लोगों ने निकलना शुरू किया और यही वो दौर था जब राजा, क्योंकि नगरीकरण हुआ तो उसके पास थोड़ा सा अर्थव्यवस्था उसकी मजबूत हुई, पैसा और आया, क्योंकि अब केवल एग्रीकल्चरल पर पूरी इकोनॉमी डिपेंड नहीं थी, व्यापार के साथ साथ अब दूसरे धातु करने और बहुत सारी चीजें होने लगी। राजा मजबूत हुआ, वो जो फोर्टिफाइड जो कैपिटल सिटीज थी वो प्रॉस्परस हुई, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन था वो बेहतर तरीके से बना। जो दो धर्म और आए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इक्वलिटी लेके आने में बड़े सक्षम रहे। कहीं ना कहीं जो अहिंसक जो नहीं हो पा रहा था हमारा समाज, जिसके अंदर उसके अंदर जो जैन धर्म जैसे, जो कि बहुत ज्यादा अहिंसा की बात करता है, वो लेकर आया। तो ये वो दौर था जब दो बड़े धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, सामने आते हैं। ये वो दौर था जब सामाजिक परिवर्तन आते हैं। ये वो दौर था जब आप देखते हैं कि पूरी तरीके से सब कुछ बदल जाता है। इसीलिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ना, है ना। अब मैंने आपको बता दिया इसमें राजा और मजबूत कैसे हुआ, क्योंकि उसके पास जो एग्रीकल्चरल लैंड था वो ज्यादा फर्टाइल हुआ, उसे ज्यादा गहराई तक जुताई हुई, क्योंकि लोहे की वजह से ज्यादा प्रोडक्शन हुआ। उसके साथ साथ तलवारें बनी, उन तलवारों के बल पर उन्होंने दूसरे महाजनपदों को जीता, दूसरे क्षेत्रों को जीता, वहां से धन इकट्ठा किया। उसके साथ साथ किसान जो थे उन्होंने रेवोल्यूशनरी चेंज लेके आए, वो, है ना। उन्होंने खेती के अंदर चेंज किया। उसके साथ साथ जो नगर था, वो जो गांव के अंदर जो अर्थव्यवस्था रुकी हुई थी, जो थकी हुई थी, वो निकल के नगरों में आई। और जो नगरीकरण जब हुआ तो उसके बाद सामाजिक जो परिवर्तन आया, जैसे मैंने आपको बोला कि आर एस शर्मा ने तो पूरी की पूरी ये जो सेकेंड अर्बनाइजेशन थी उसको कहा कि लोहे पर ही डिपेंड थी। उमा चक्रवर्ती की अगर आप बात करते हैं, केटी सराव की आप अगर बात करते हैं, तो ये सब वो इतिहासकार हैं जो लोहे की भूमिका को उस द्वितीय नगरीकरण से जोड़कर देखते हैं, जो इस लोहे की भूमिका को दो धर्मों के बनने से जोड़कर देखते हैं और इस सारे उत्थान के लिए जिम्मेदार मानते हैं। तो ये था आपका सेकंड चैप्टर। थैंक यू।